नमस्कार, डे न्यूज़ में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के विरोध का जिले में भी दिखा असर। रेल चक्का जाम कर किसान संगठनों ने किया प्रदर्शन। डीआरआई की टीम ने मैठी टोल प्लाजा के पास से एक ट्रक से करीब 1.5 करोड़ का गांजा किया जब्त। 2 लोग को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी डीआरआई की टीम। और स्वामी सहजानंद स्मृति समारोह में 7 मार्च को जुटेंगे पूरे देश से ब्रह्मऋषि समाज के लोग, करेंगे आत्ममंथन। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने आज पूरे देश भर में रेल चक्का जाम किया। इसी के तहत मुजफ्फरपुर में आंदोलनकारियों ने जंक्शन पर प्रदर्शन करते हुए गोरखपुर से हटिया जाने वाली मौर एक्सप्रेस को रोका और ट्रेन के इंजन के पास रेलवे ट्रैक पर खड़ा होकर जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। करीब 1 घंटे तक ट्रेन को रोककर वाम दलों और किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया। वहीं जीआरपी और आरपीएफ ने मौके पर पहुंचकर काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन काफी देर के बाद किसान संगठन माने और ट्रैक को खाली कराया गया। सैकड़ों की संख्या में किसान संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि यह सरकार निकम्मी है। आज देश का किसान सड़कों पर है और सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। अगर यह काला कानून वापस नहीं लिया जाता है तो आंदोलन जारी रहेगा। किसान आंदोलन ने मोदी सरकार की नींदें हराम कर दी हुई है। मोदी सरकार को ये तीनों काले कृषि कानून को वापस लेना ही होगा। आज पूरे देश ने जिस तरीके से रेल रोको इस आंदोलन को सफल बनाया है, इससे मोदी जी को एक बार जान जाना चाहिए कि पूरा देश आज इस किसान आंदोलन के साथ खड़ा है। आप आंदोलन को भटका नहीं सकते, आप आंदोलन पर आरोप लगा के आंदोलन को कमजोर नहीं कर सकते। आपका सुपड़ा साफ हो गया पंजाब में। पंजाब के एक लोगों ने कहा कि हम इस तरीके की सरकार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो सरकार देश के किसानों पर हमला करेगी, देश के खेती पर हमला करेगी, देश के कृषि पर हमला करेगी। इसलिए सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई हुई है। सरकार को तीनों काले कृषि कानून को वापस लेना होगा, नहीं तो आने वाले समय में बीजेपी को सत्ता से हटना होगा। आज ये अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, जिसका कार्यक्रम आज 2 महीने से ज्यादा से दिल्ली के सरहदों पर चल रहा है। किसान लोग वहां धरने पर बैठे हैं। 200 से ज्यादा शहीद हो गए, लेकिन यह कुंभकर्णी सरकार, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने यह 3 जो काला कानून है अभी तक वो उनको वापस लेने का जू नहीं रेग रहा है। और इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर किसान संघर्ष समन्वय समिति ने यह फैसला लिया और अखिल भारतीय पैमाने पर कि पूरे अखिल भारतीय पैमाने पर देश के अंदर यह चक्का जाम होगा। बिहार में भी 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का घोषणा हुआ है और हम इस सरकार के विरोध में, मोदी के विरोध में हम लोग आज यह रेल का चक्का जाम करने के लिए, ये तीनों कानून काला कानून वापस दिलवाने के लिए हम लोग सैकड़ों हजारों किसान मजदूर आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम लोग रेल का चक्का जाम करने के लिए रेल लाइन पर खड़े हैं। और अभी आपने देखा पिछले दिनों खुद्दीराम बोस स्मारक पर किस तरह से विश्व हिंदू परिषद, भाजपा वगैरह वगैरह के लोग नारा लगाते हुए आए और लोगों पर हमला किया, मारा पीटा, माइक छीन कर चुरा के उठा कर ले गया, बैनर पोस्टर फाड़ा, लोकतंत्र की धिज्जियां उड़ाया और मोदी जी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। उस सवाल पर भी हम लोग कल प्रोटेस्ट निकाले थे। जिले में डीआरआई को बड़ी सफलता हाथ लगी है। डीआरआई की टीम को यह सफलता गुप्त सूचना के आधार पर मिली। दरअसल त्रिपुरा के अगरतला से हाजीपुर जा रहे एक ट्रक से लगभग 1,500 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। वहीं ट्रक के साथ दोनों ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कामयाबी डीआरआई को गायघाट के मैठी टोल प्लाजा के समीप से मिली है।
वहीं गांजे की रकम लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। साथ ही गिरफ्तार लोगों में एक लुधियाना और एक दार्जिलिंग का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पूछताछ और छानबीन की जा रही है। गुरुवार को सर्किट हाउस में पूर्व मंत्री सुरेश कुमार और पूर्व मंत्री अजीत कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर आगामी 7 मार्च को महेश प्रसाद साइंस कॉलेज के मैदान में स्वामी सहजानंद स्मृति समारोह मनाने की घोषणा की। पूर्व मंत्री सुरेश कुमार ने बताया कि भारत की आज़ादी की लड़ाई और उसके बाद के वर्षों में ब्रह्म ऋषि समाज ने देश को जोड़ने का काम किया, परंतु विगत कुछ वर्षों से ब्रह्म ऋषि समाज के युवा अपने इतिहास को भूल चुके हैं, इसलिए इस समारोह का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। तो आज यह आवश्यकता हुई है कि ब्रह्मर्षि समाज एकजुट होकर उसमें दल वगैरह से ऊपर उठकर यह समाज को एकत्रित करने और समाज में अच्छे कामों के लिए प्रोत्साहित करने और जो इसमें कुरीतियाँ आ गई है, जो गिरावट आई है, उसमें सुधार के लिए यह ब्रह्मर्षि एकीकरण का पूरे बिहार में अभियान चल रहा है और वह अभियान मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की घोषित राजधानी से प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें सभी तरह के छोटे बड़े किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, पूर्व के मंत्री, पूर्व के विधायक, वर्तमान के मंत्री, वर्तमान के विधायक, ये सभी लोग इसमें सम्मिलित होकर के इस कार्यक्रम में गौरवशाली इतिहास को कायम करेंगे, जिससे बिहार का विकास होगा और यह समाज जो आज ह्रास की स्थिति में है इसका भी विकास होगा और हम दूसरे समाज को गले लगाएंगे, जो मेरा इतिहास रहा है दूसरे के लिए करने का, और दूसरे फिर हमें सम्मान देंगे। इस सामंजस्य को कायम करने के लिए यह ब्रह्मर्षि समाज एकत्रित होकर के 7 मार्च को यह पूरे बिहार में महेश सिंह साइंस कॉलेज में यह आयोजन किया जाएगा, जिसमें हम अपने अतीत के इतिहास को दोहराएंगे, उसकी झांकी देंगे और उनके किए गए काम पर हमारे समाज प्रयत्न करे, नौजुवक लोग आवे, आप स्किल्ड बनिए। आप एम्प्लॉय बनने से ज़्यादा अच्छा है कि आप एम्प्लॉयर बनने की कोशिश कीजिए। निगम सभागार में गुरुवार को नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रे ने आंतरिक बैठक नगर निगम कर्मियों के साथ की। बैठक में 7 निश्चय के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई। उप नगर आयुक्त विशाल आनंद ने बताया कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति में महज कुछ दिन बचे हुए हैं, इसे लेकर वित्तीय वर्ष में किए गए कार्यों की समीक्षा की जा रही है। वहीं नए वित्तीय वर्ष में बजट को लेकर भी चर्चा की गई। आंतरिक बैठक कर रहे हैं कार्यालय के सभी कर्मी को और सभी पदाधिकारी जो हैं सेक्शन वाइज, वो सभी इस बैठक में हम लोग बात कर रहे हैं कि 7 विषय में कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना है। कुछ बिंदु ऐसे हैं जिसमें हम लोग थोड़ा पिछड़ रहे हैं, तो उसमें और तेजी कैसे लाई जा सकती है उस पर विचार हो रहा है। इसके बाद हम लोग बजट की जो बैठक है, बजट के संबंध में जो तैयारियां चल रही हैं, पहले से भी काम चल रहा है, उसका अभी आज हम लोग आज रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि अब बजट को हम लोग को फाइनल करना है ताकि वो फिर बोर्ड और स्थायी समिति पे उसको हम लोग उसका प्रस्ताव ले जा सकें। फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति भी है, तो कुछ उसको लेकर भी चर्चा हुई है। जी, फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति के पूर्व ही ये बजट का काम होता है और जो विभागीय आदेश है उस विभागीय आदेश के आलोक में हम लोगों का बजट का जो प्रारूप है करीब फाइनल हो चुका है। और ये चूँकि गोपनीय होता है, ये स्थायी समिति में पहले उसके अप्रूवल के लिए जाता है, उसके बाद ही हम लोग उसको बोर्ड में ले जाते हैं। तो इस संबंध में सभी जो शाखाएं हैं और सभी पदाधिकारी हैं, उनके महत्वपूर्ण जो सलाह है, उनके जो महत्वपूर्ण जो भी उनका डिटेल्स है वो हम लोग देख रहे हैं। और जो माननीय पार्षद और जो पब्लिक की तरफ से भी जो सलाह आई है वो हम लोग उसका भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द इसको हम लोग फाइनल कर लेंगे, फाइनल उसका ड्राफ्ट बना लेंगे और उसको फिर हम आगे उसकी कार्रवाई के लिए स्थायी समिति में ले जाएंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक की आयोजित परीक्षा गुरुवार को दूसरे दिन भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। दूसरे दिन दोनों शिफ्ट में गणित की परीक्षा हुई। कोरोना काल में मैट्रिक की परीक्षा आयोजित करने को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कोरोना गाइडलाइन जारी की गई थी।
पर इस गाइडलाइन का पालन परीक्षा केंद्रों के बाहर देखने को नहीं मिल रहा है। परीक्षा सुचारू रूप से चल रही है, शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से सभी केंद्रों पर परीक्षा संचालित है। बच्चे लोगों को कोई परेशानी नहीं है और बच्चे लोगों में जो सामान्य एक आदत होती थी पहले चीट पुट जलाने का, उसमें भी काफ़ी बहुत ही ज़्यादा कमी आ गई है। बल्कि अब फ्रिस्किंग में के दौरान भी बहुत ही कम अवांछित कागजात उन लोगों के पास पाए जाते हैं। फिलहाल अभी सभी जगह एग्जामिनेशन अच्छे से चल रहा है। कोरोना गाइडलाइन का सही से पालन बहुत सारे केंद्रों पर नहीं होता दिख रहा है सर। देखिए, कोरोना को लेकर के हम लोगों ने सेंटर का स्ट्रेंथ पहले से ही घटा दिया है। तो अब बच्चे लोगों को हम लोग जो दुपट्टा लाते हैं या रुमाल लाते हैं, हम लोग उसी को कम से कम बोलते हैं, कम से कम उसका चेहरा ढक करके रखिए ताकि एक दूसरे से इन्फेक्शन ना फैले। लगातार कक्षाओं में इसका अनाउंसमेंट भी हम लोग करवा रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें अगर जब तक बच्चे लोग साथ नहीं देंगे तब तो एक कोरोना से एक्सपोजर हो जाएगा। प्रशासनिक स्तर से जो हम लोगों को करना था हम लोगों ने तो कर दिया। आज मेरा सेंटर जो है कुल मिलाकर के ज़िले में 74 सेंटर हो गए हैं केवल स्ट्रेंथ घटाने के कारण। अब बच्चों का दायित्व है कि वो कम से कम कोरोना गाइडलाइन के अनुसार से मास्क का प्रयोग निश्चित करें। आपके माध्यम से भी मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। पुलिस बल की कमी के कारण से जो धारा 144 लगाई गई है उसका भी सही से पालन नहीं, सेंटर के आस देखिए है क्या कि प्रत्येक सेंटर जो है वो एकदम मार्केट बाज़ार में स्थित है और जहाँ बच्चे बैठ रहे हैं वहाँ से जो एक माहौल हमको एग्जामिनेशन का देना है वो हम लोग दे रहे हैं। और अगर ऐसी कहीं भी अवहेलना पाई जाएगी तो हम लोग इस पे अगर स्पेसिफिक कहीं शिकायत है, क्योंकि हम लोग भी 2, 4, 5 सेंटर प्रत्येक दिन घूमते हैं और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। आज भी हमने सेंटर पे घूमा है, लेकिन अगर कहीं स्पेसिफिक शिकायत मिलेगी तो हम लोग वहाँ पे कार्रवाई करेंगे। मृतकों के अंतिम संस्कार में अब लकड़ी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके लिए विद्युत शवदाह गृह बनाए जाएंगे। सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से यह फैसला लिया है। इस संबंध में सभी निकायों को निर्देश जारी कर दिए हैं। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। इसी के मद्देनजर एनजीटी के केंद्र सरकार से लकड़ी के जरिए अंतिम संस्कार करने पर रोक लगाने की मांग की थी। सरकार ने लकड़ी से अंतिम संस्कार पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन राज्य सरकारों को विद्युत शवदाह गृहों के उपयोग करने को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप बिहार सरकार के निर्देशों के बाद मुजफ्फरपुर नगर निगम भी विद्युत शवदाह गृह निर्माण की योजना में जुट गई है। अधिशासी अधिकारी अशोक कुमार सिन्हा ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। सरकार के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है। वहीं मेयर सुरेश कुमार ने बताया कि सिकंदरपुर मुक्तिधाम और लकड़ी ढाई स्थित बर्निंग घाट का निरीक्षण कर जल्द ही विद्युत शवदाह केंद्र बनाए जाएंगे। जी, वो ये 2 इलेक्ट्रिक क्रिमटोरिया और 4 वुडन क्रिमटोरिया का प्रस्ताव है, जिसके लिए हम लोग साइट सिलेक्शन करने माननीय महापौर जी के साथ निकले हैं और यहाँ भी हम लोग खड़े हैं यहाँ पर ये लकड़ी ढाई घाट पे। तो यहाँ का तो साइट सिलेक्शन में अनुकूल नहीं पाया गया, लेकिन मुक्तिधाम के पास जो साइट है तो इसके लिए उत्तर भाग में जो वो अनुकूल है उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। ट्रिब्यूनल उसके मद्देनज़र ये आदेश है कि स्वच्छ, सुंदर और हरियाली रखना है। उसी के मद्देनज़र एक सरकार का आदेश हुई है कि शवदाह गृह बनानी है शहर में 2 जगह इलेक्ट्रिक का। उसमें है कि जो शव जो जलते हैं तो लोग उसको गंगा में आधा आधा प्रवाह कर देता है, बहुत सारी चीज़ उसमें होती है। तो वो चूँकि विद्युत का होता है कि हम लोग चाहते हैं कि विद्युत से हो कि उसमें पूरा राख हो जाता है, उससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होती है। उसी के मद्देनजर हम लोगों ने देखा है अभी। और लकड़ी ढाई में जैसा कि सुर साहब बताया है कि ये बाढ़ में ये दह जाएगा, ये बह जाता है, ये जगह जो देख रहे हैं आप लोग, और कटाव का ज़्यादा चांस रहता है। तो जो सिकंदरपुर जो मुक्तिधाम है जो वहाँ बना हुआ है, वहाँ नगर निगम की और भी संपत्ति है उत्तर साइड में, वो बहुत बढ़िया है, वहीं पर हम लोग बनवाएंगे। और सेकेंड कोशिश रहेगी हमारी कि एक हमारे आगे में पहाड़पुर घाट है, वो भी सरकार का जगह है, बिहार सरकार का है, शमशान के नाम पर ये सरकार का रजिस्टर्ड किया हुआ है, वहाँ भी देख लेंगे। लेकिन हम लोगों ने फाइनल किया है सिकंदरपुर श्री घाट ही, चूँकि वो
रजिस्टर्ड भी है सारा वहाँ से। हाँ, वहाँ जलता भी है और सब वहाँ पर मुक्तिधाम जो रजिस्टर्ड है वहाँ पर है। गुरुवार को जदयू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार मालाकार सीतामढ़ी जाने के क्रम में इमली चट्टी स्थित जदयू कार्यालय पहुंचे, जहां जदयू कार्यकर्ताओं ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। संजय कुमार मालाकार ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जिला से उम्मीद है कि हमारी पार्टी को मजबूत संगठन प्रदान करेगी। साथ ही कहा कि हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जदयू बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। हम अति पिछड़ा समाज से आते हैं और अति पिछड़ा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अति पिछड़ा समाज पर पूरी मजबूती से जदयू के साथ रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अति पिछड़ा के बारे में सबसे ज्यादा सोचने वाले नेता है। धन्यवाद देना चाहते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP बाबू को कि हम लोग जैसे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जवाबदेही दिए हैं और हम बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं पार्टी के और मेरे कार्य को देखते हुए आज प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं। हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं अपने पार्टी और अपने नेता को कि हम निष्ठापूर्वक इस कार्य को करेंगे और पूरे मजबूती से आने वाला समय में यह संगठन बहुत मजबूत होगा मेरे नेतृत्व में। और आज मुजफ्फरपुर हम पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम मेरा आज का सीतामढ़ी में लगा हुआ, लेकिन मुजफ्फरपुर से मेरा लगाव रहा। मैं पहले भी मुजफ्फरपुर के प्रभारी रह चुका हूं, इसलिए आज सीतामढ़ी जाने क्रम में आज मुजफ्फरपुर कार्यालय आने का हमको मौका मिला है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं यहाँ के सभी साथी को कि आज यहाँ जो हमारा स्वागत किए हैं हम इनका हमेशा ऋणी रहेंगे और इनसे उम्मीद भी है मुजफ्फरपुर जिला से कि हमें बहुत मजबूत संगठन प्रदान करेंगे और हमें कार्य करने में सहयोग करेंगे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे अभी बीच में बैठे हमारे जिलाध्यक्ष जी और जिला प्रवक्ता, दोनों के नेतृत्व में यहाँ बहुत संगठन मजबूत होगा, यह आशा उम्मीद है। और आने वाला समय में जनता दल यू एक बहुत बड़ी पार्टी बनके देश दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा और अति पिछड़ा समाज से आते अति पिछड़ा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते यह अति पिछड़ा समाज पूरे मजबूती के साथ जनता दल यू के साथ रहेगा। गुरुवार को अखाड़ाघाट स्थित गायत्री शक्तिपीठ के प्रांगण में हरिद्वार के वरिष्ठ प्रतिनिधि ब्रजकिशोर त्रिभुवन, संतोष पांडे और डॉक्टर अजय कुमार द्वारा आपके द्वार पहुंचे हरिद्वार उप जोन स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रतिनिधियों द्वारा शक्ति कुंज हरिद्वार द्वारा कोरोना काल में हरिद्वार में आयोजित कुंभ स्नान में श्रद्धालुओं के आने जाने में तथा वहां के कठिनाइयों के बारे में विस्तार से बताया गया कि कुंभ स्नान में गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। मौके पर ललिता ईश्वर प्रसाद सिंह, बबलू तिवारी सहित सक्रिय सदस्य उपस्थित रहे। मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत जो भी रजिस्टर्ड हमारे जो प्रज्ञापीठ, शक्तिपीठ है या चरण पीठ है, तो उसके वो 6 हम लोग अपना यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, जिसके माध्यम से हम लोग प्रत्येक शक्तिपीठ के चारों तरफ के जो 11 गांव हैं, प्रत्येक गांव के 24-24 घर को चुना गया है। तो इसके हिसाब से लगभग मतलब 1500 गांव मैंने घरों में ये मतलब देव स्थापना चित्र जाएगा और गंगा जल जो यहाँ कुंभ का गंगा जल आया है वो भी स्थापित किया जाएगा। गुरुवार को बेला स्थित रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम में धर्म बहुलता, सामाजिक समरसता और अंतरधर्मीय संवाद विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इंडियन काउंसिल ऑफ फिलॉसफी रिसर्च के चेयरमैन प्रोफेसर RC सिंह सेमिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल रहे। पूर्व DGP DN गौतम, स्वामी आत्मा श्रद्धानंद, प्रोफेसर कुमार रत्ना, मधेपुरा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर RP श्रीवास्तव सहित कई गणमान्य लोगों ने विभिन्न धर्मों के आपसी समरसता विषय पर प्रकाश डाला। इसके सेमिनार ICPR के सहयोग से रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम द्वारा किया जा रहा है। यह सेमिनार का उद्देश्य है कि लोग विभिन्न धर्मों की जानकारी प्राप्त करें और उनमें आपसी सामंजस्य, सहयोग और समरसता का भाव हो। इसके लिए विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों के विद्वान यहाँ आए हुए हैं, उनका वक्तृता होगा। साथ ही साथ इस विषय पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के शिक्षक,
शोध छात्र और इस विषय में रुचि रखने वाले लोग अपना आलेख पढ़ेंगे और इसके माध्यम से लोगों के लिए यह एक मंच दिया गया है ताकि विभिन्न धर्मों के बीच में आपस में संवाद हो, लोग धर्म के विषय में, विभिन्न धर्मों के विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि इस तरह के संवाद का आज के समय में न सिर्फ देश में बल्कि ही पूरी दुनिया में आज इसकी आवश्यकता है और इस दिशा में रामकृष्ण मिशन का यह एक विनम्र प्रयास है। गुरुवार को लकड़ी ढाई मैदान में चल रहे स्वर्गीय दामोदर प्रसाद सिंह टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में थंडर 11 की टीम ने दीपक 11 को हराकर विजेता बनी। फाइनल मैच में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल मेयर सुरेश कुमार, वार्ड पार्षद राकेश कुमार पप्पू, पवन राम बबलू, पूर्व वार्ड पार्षद बबलू ठाकुर सहित कई गणमान्य लोगों द्वारा रनर और विनर टीम के खिलाड़ियों को पदक से सम्मानित किया गया। ये टूर्नामेंट हमारा कराने का उद्देश्य सिर्फ बच्चों का जो अभी का भाग दौड़ का जो समय चल रहा है उसमें मनोरंजन के रूप में, क्योंकि खेल एक ऐसा चीज़ है जिस पर बच्चे एकत्रित रहते हैं, कहीं जो मन भटकाते नहीं हैं, यही मेरा उद्देश्य है। इस उद्देश्य से हम पहले 2010 में बिजनेस क्लब चलाए जिसमें हम कबूतर उड़ान प्रतियोगिता कराते थे और आज क्रिकेट का कराए हैं। इसमें भी है दीपक 11 और थंडर 11 का साथ हुआ है, जिसमें अभी थंडर 11 जो है वो प्रथम रहा और दीपक 11 दूसरे स्थान पर है। अजय कुमार उर्फ अजय सिंह मेरा नाम हुआ, हम इसके संचालक हैं इस क्लब। गुरुवार को महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी रविशंकर से मुलाकात कर सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं पर चर्चा की गई। महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पाले खाने, महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रधान महासचिव सह वार्ड पार्षद अब्दुल बाकी, महानगर राजद के महासचिव मोहम्मद हबीब हुसैन इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पाले खाने ने बताया कि महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष होने के नाते जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी से मिल योजनाओं के बारे में जानकारी लेकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हर संभव प्रयास करने को अग्रसर है। आज महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी महोदय से आज हम लोगों ने मुलाकात किया है और मुलाकात करने का मकसद जो है ये था कि सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष होने के नाते हम आज अपनी टीम के साथ में हम लोगों ने उनसे मुलाकात किया है। मुलाकात करने का मकसद है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं ज़रूरतमंद लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके सरकार की योजनाओं से। महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अग्रसर है एकदम इसको लेकर के और जहां तक हो सकेगा हम लोगों को मदद कर करके और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को इसका लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में लगातार बढ़ोतरी ने किसानों से लेकर मध्यवर्गीय परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है। पिछले 6 महीनों से लगातार डीजल और पेट्रोल गैस की कीमत में उछाल से सभी परेशान हैं। वर्तमान समय में डीजल 85.63 रुपये तो पेट्रोल 92.42 रुपये प्रति लीटर की दर से पंपों पर बिक रहा है। वहीं पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में हर दिन उछाल आने से आमजन परेशान है। सबसे ज़्यादा दिक्कत निजी संस्थानों में 8 से 10 हज़ार रुपये प्रति माह के वेतन पर फील्ड की नौकरी करने वाले उठा रहे हैं। प्रतिदिन नौकरी के सिलसिले में गांव से शहर तक बाइक से आने जाने वाले लोगों का प्रतिदिन पेट्रोल खर्च 100 से 150 रुपये तक पहुंच गया है। वहीं डीजल के बढ़ते दामों ने किसानों का और गैस की बढ़ती कीमतों ने महिलाओं के किचन तक को प्रभावित कर दिया है, जिसके चलते महिलाओं की रसोई का बजट भी गड़बड़ाने लगा है। यही वजह है कि तेल की कीमत बढ़ने से युवा, किसान, नौकरी पेशा और विद्यार्थी सभी परेशान हैं।
वहीं लोगों का कहना है कि सरकार को डीजल, पेट्रोल और गैस की उपयोगिता को देखते हुए इन हालात में टैक्सों में छूट करनी चाहिए, जिससे उसकी कीमतों में कुछ राहत मिल सके। ये तो बहुत बड़ा है क्योंकि इनकम हो नहीं रही है और महंगाई बढ़ते जा रहा है। महंगाई इस कदर 92 रुपये तक पेट्रोल चला गया, लेकिन सरकार के इस पर कोई चिंता नहीं है। सरकार जब विपक्ष में रहती है तो बहुत बड़ी बात बोलती है पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर, लेकिन आज चुप बैठे। तो यही हमें सरकार से कहना है कि इस पर कुछ निर्णय लीजिए कि हाँ, इतना जो पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा हुआ है जो कि बाकी देशों में कम है और भारत में इतनी बड़ी आबादी है और यहाँ पे इतना महंगा है, इसको कम किया जाए। प्रभाव पड़ा है क्योंकि अभी तुरंत कोरोना काल में हर जगह देख रहे हैं कि जो किस तरीक़ा से भूखमरी का स्थिति उत्पन्न हो गया था और तुरंत अभी इतना ज़्यादा गैस का रेट बढ़ जाना कहीं ना कहीं बजट को पूरा मतलब ख़राब करके रख दे रहा है। और पहले जो था वो 300 साढ़े 300 रुपये था और मोदी जी जब से आए हैं उस वक्त से जो है 2 गुना क्या 3 गुना रेट हो गया है। तो कहीं ना कहीं तो प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि आमदनी तो वहीं का जस का तस पड़ा हुआ है, आमदनी तो है नहीं, जो पहले था आमदनी उतना ही है। और कहीं ना कहीं अगर महंगाई अगर बढ़ेगी तो हर एक आदमी को, मान लीजिए कि जो जिसके पास आमदनी हो रहा है वो तो ठीक है, अगर जिसके पास आमदनी नहीं है, गरीब आदमी है, उसका क्या, जो 300 रुपया रोज कमाता है उसके लिए क्या, वो एक दिन क्या 3 दिन 4 दिन कमाएगा, उसके बाद फिर उसको मतलब एक गैस का सिलेंडर ला पाएगा, कहाँ से लाएगा वो। कि पहले जो पेट्रोल की कीमत थी वो 70-75 के आसपास थी और रिसेंट में उसकी रेट अभी 90 के प्लस जा रही है। तो मैं खुद स्कूटी यूज़ करने वाली हूँ तो मुझे पता है कि पर डे हम लोग को आसपास 100 एबव पर लीटर लग ही जाते हैं। तो एज अ वर्किंग वुमेन मुझे पेट्रोल की कीमत से जो इंक्रीजिंग हुई है उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और मे बी और भी लोगों को होती होगी जो भी यूज़ करते हैं कोई भी व्हीकल्स, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमला करने से नहीं चूकना चाहती है। मीनापुर विधायक मुन्ना यादव का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार गरीबों को टारगेट कर कीमतों में इजाफा कर रही है। उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को गैस सिलेंडर और चूल्हा तो दिया गया, पर गैस की कीमतें अब इतनी बढ़ गई है कि लोगों के घर में चूल्हा जलना तो मुश्किल हो गया है। तेल के दाम तो कच्चा तेल का दाम कम रहा है, यहाँ इंडिया में बढ़ रहा है। इंडिया से सस्ता नेपाल में है। यहाँ से जो तेल जाता है नेपाल वो सस्ता है यहाँ से नेपाल में। तो ये तो देश की जनता को समझना है कि रे भाई तेल के बहाने जो है गरीब का खून चूस रहा है लोग। अभी रसोई गैस में वृद्धि हुई है, सब वृद्धि होगा, सब्सिडी कट गया, सबके घरे घरे चूल्हा पहुंचा दिए, 4 करोड़ जो है चूल्हा बांट दिए, गैस बांट दिए। आप गांव में जाकर देखिए, जितना सिलेंडर ले गया था उसमें से आधा लोग बेच दिया। अब 900 रुपये सिलेंडर गरीब आदमी खरीदेगा, 400 रुपया वृद्धा पेंशन के लिए 4 बार लोग बैंक में दौड़ता है। 900 रुपया का चूल्हा खरीदेगा, गाँव गंवई में अभी भी वही लकड़ी या वही पत्ता चुन रहा है लोग। सब जगह लूट मचा हुआ है। गरीब के हित में जो भी चीज पहले थी वो सब को इस सरकार ने खत्म कर दिया। जिला राजद कमेटी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि जूरन छपरा स्थित आरजेडी कार्यालय में बड़े ही धूमधाम से मनाई। इस दौरान जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता, राजद प्रवक्ता वसीम अहमद मुन्ना सहित कई राजद नेता और कार्यकर्ता ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धासुमन अर्पित किया। राजद जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाते हुए हम लोग याद कर रहे हैं गरीबों के लिए उन्होंने क्या किया। उन्हें झोपड़ी का लाल कहा जाता था। जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने तो 7वां तक का फीस माफ़ करने का काम किया था और जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो मैट्रिक तक के शिक्षा का फीस माफ़ करने का काम किया। आज हम लोग के नेता और हम लोग के पुरखा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 33वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। आज पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक उनकी पुण्यतिथि मना रही है। पुण्यतिथि मनाते हुए हम लोग उनको याद कर रहे हैं कि गरीब के लिए उन्होंने क्या किया। वो उनको झोपड़ी के लाल कहा जाता था, गुदरी के लाल कहा जाता था और पहला बार जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 7वां तक के माने फीस माफ़ करने का काम उन्होंने किया था और सेकेंड बार जब 77 में मुख्यमंत्री उन्होंने बनने का काम किया
तो मैट्रिक तक का शिक्षा का फीस माफ़ करने का काम किया। और जो बच्चे इंग्लिश में फेल कर जाते थे उनके लिए भी नॉन इंग्लिश माने इंग्लिश में फेल भी है तो भी मैट्रिक पास कर जाए, इसके लिए वो गरीब के लिए अक्सर सोचा करते थे। और गरीब की लड़ाई बहुत ज़मीन से लेके और सदन तक, खलिहान से लेके सदन तक वो लड़ने का काम करते थे। आज राष्ट्रीय जनता दल उन्हीं के पद चिन्हों पर चल के, और हमारे नेता माननीय लालू यादव जी उनके एक नंबर के अनुयायी थे और उन्होंने उन्हीं के कदमों पर चल के बिहार में सरकार बना के और गरीबों को देखने का काम उन्होंने किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री गुदरी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर के 33वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नागरिक मोर्चा के द्वारा भारत माता नमन स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, वरिष्ठ समाज सेवी अंजनी कुमार पाठक सहित दर्जनों लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धासुमन अर्पित किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की आज 33वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1988 में महान विभूति का निधन हुआ। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी बिहार में दो बार मुख्यमंत्री रहे और उस समय हमारे छात्र मैट्रिक में अंग्रेजी में बहुत फेल हुआ करते थे। जिस मैट्रिक की परीक्षा आज से शुरू हुई, उस परीक्षा में काफ़ी विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुआ करते थे। तो कर्पूरी जी ने मंत्री परिषद की बैठक बुलाई और विचार किया कि विदाउट अंग्रेजी मैट्रिक पास कर दिया जाए। और कर्पूरी जी की ही देन है कि आज मैट्रिक में अगर अंग्रेजी में आप फेल हैं तो पास कर दिए जाएंगे। उस समय जो लोग विदाउट अंग्रेजी कर्पूरी डिवीज़न करके लोग बोलता था, और आज विदाउट अंग्रेजी पास भी विद्यार्थी सरकारी विभाग से लेकर के निजी क्षेत्र में कार्यरत है और वे लोग काम कर रहे हैं। नगर निगम कार्यालय परिसर में बुधवार को बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ और मुजफ्फरपुर नगर निगम कामगार यूनियन के सदस्यों ने संयुक्त रूप से कर्मचारियों के विभिन्न समस्याओं को अधिकारियों द्वारा नज़रअंदाज करने के संबंध में एक दिवसीय धरना दिया। वहीं कर्मचारियों की मुख्य मांग श्रम विभाग द्वारा पारित आदेश के अनुसार संविदा कर्मी को मानदेय का भुगतान, 7वें वेतनमान का भुगतान एवं कार्यालय कर्मी को सेवा पुस्तिका निर्गत किए जाने सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर सभी कर्मचारियों ने धरना दिया। नगर निगम कामगार यूनियन के जिला अध्यक्ष अशोक राय ने कहा कि अगर हमारी मांगे नगर निगम के अधिकारी नहीं मानते हैं तो आगामी 25 फरवरी से सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। नगर निगम प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपा था, जिसमें तीसरा चरण आज हो गया। कुछ मांग को उन्होंने बाहर से दिया भी, झाड़ू कर्मी को दिए, ईपीएफ का चेक कटा, इनका बढ़ोतरी पैसा है। आज तीसरा ही चरण आंदोलन है। 10, 11, 12 मैंने काला बिल्ला लगाया, उसके पहले मीटिंग किया। आज तीसरा चरण में मेरा धरना प्रदर्शन है, लेकिन अभी तक ये वार्ता नहीं किए हैं। इसलिए सारे कर्मचारी हम तय किए हैं कि आवाज़ से लेकर 25 के बीच में मेरी वार्ता नहीं होती है तो हम मुजफ्फरपुर में सफाई का काम जाम करेंगे। सफाई कार्य का चक्का जाम रहेगा और निगम प्रशासन से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए कर्मचारी तत्पर है, जिसकी संख्या अभी आप देख रहे हैं। और निगम प्रशासन न 7वां वेतनमान दिया, न बकाए एरियर का भुगतान हो रहा है। सब में लेकिन लगाकर किसी तरह से अजुराया जा रहा है। ईपीएफ का चेक कटा, पैसा ट्रांसफ़र हो गया तो सुने हैं कि CFMSC फेल है, जिसके वजह से उनके खाते में नहीं गया। तो हम लोगों का यह धरना प्रदर्शन था। अब 25 तारीख से हम काम का चक्का जाम करेंगे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।